Welcome in another video for class 10 science in Mastermind Public School online classes, and today we are discussing about chapter 4 carbon and its compound, and its chapter's fourth part of the video. So in the previous video we discussed about the or general properties and types of the about the reaction about the carbon and the compound of the carbon, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स देखे, फिर हमने फंक्शनल ग्रुप की बात करी, फिर इसके अलावा हमने नॉमेनक्लेचर की बात करी, कार्बनिक कंपाउंड के टाइप्स की बात करी डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन जिसमें हमने देखा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इसके अलावा हमने देखा स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड. नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड, यानी कुछ जो भी कार्बनिक कंपाउंड हमने अभी तक देखे हैं वो केमिकली किस तरीके से रिएक्ट करते हैं या उनकी कुछ रिएक्शंस हमको यहाँ पर देखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो फर्स्टली यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला आपका केमिकल रिएक्शन हो जाता है कंबशन, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द हम बात कर रहे हैं ज़्यादा करके जो आपके कार्बन के कंपाउंड है वो आपके हाइड्रोकार्बन वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन की एक मोस्ट कॉमन रिएक्शन हो जाती है कंबशन, यानी कि सिंपली आप हाइड्रोकार्बन को एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं. तो यहाँ पर वही रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर मीथेन को लिया है. तो मीथेन एयर के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, दैट मीन्स उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. सो आफ्टर कंबशन ये आपको कंप्लीट कंबशन के बाद में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और सम अमाउंट में लाइट आपका रिजल्ट में मिलता है. तो होता ये है कि जो मोस्ट ऑफ द आपके जो हाइड्रोकार्बन है उनको हम जानते हैं used as a fuel, and because of they burn air releasing lot of heat energy. क्यों हम उनको फ्यूल की तरह यूज करते हैं? क्योंकि वो एयर के प्रेजेंस में कम्प्लीटली बर्न होकर के बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. तो इस हीट का या हीट एनर्जी का हम जो यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल किया जाता है. जैसे आप देख सकते हैं फ्यूल, जैसे कि बात करें आपके पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. फिर आपके डेली यूजेस में देखें जैसे कि एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, या फिर आजकल जो आपके व्हीकल्स में यूज़ हो जाता है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो इसमें भी सम अमाउंट में आपके अलग अलग टाइप के हाइड्रोकार्बन्स आपके प्रेजेंट होते हैं. तो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको कंबशन करके हीट प्रोड्यूस करने के लिए एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. नाउ जैसे कि हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स टू कैटेगरीज में हमने पढ़े थे. एक हो जाते हैं आपके सैचुरेटेड, यानी कि जिसमें कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड मौजूद था. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एयर के प्रेजेंस में कम्प्लीटली जब बर्न होते हैं तो वो यूजुअली ब्लू फ्लेम देते हैं, और इस फ्लेम के कारण आपका किसी भी तरह का जो अपन करें बहुत लेस अमाउंट में ब्लैकनेस आपके प्रेजेंट होती है, इसलिए बोलते हैं नॉन शूटी फ्लेम. शूटी से यहाँ पर मतलब है ब्लैकनेस. नॉर्मली क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को आप जब भी बर्न करते हैं तो वो आपका कालापन छोड़ जाता है जहाँ पर भी यूज़ किया जाता है. ब्लैकीनेस, जैसे कि फॉर पेट्रोलियम की बात करें तो उस केस में, या अगर अपन बात करें कैरोसिन ऑयल को बर्न करने पर भी वो आपको ब्लैकनेस देगा. लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होते हैं वो मोस्टली ब्लू फ्लेम देते हैं और नॉन शूटी होती है, यानी ब्लैकनेस बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं या नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं. फिर बात करें, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है इसमें बहुत ही लेस अमाउंट में कार्बन है, तो कार्बन जो है एयर के प्रेजेंस में कम्प्लीटली बर्न हो जाता है. रेसिडुअल कार्बन बहुत कम बनता है, इसलिए ये नॉन शूटी हो जाते हैं. बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न तो होते हैं एयर के प्रेजेंस में और आपका मोस्टली येलो फ्लेम देते हैं और शूटी फ्लेम देते हैं, यानी कि येलो फ्लेम के कारण और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन हो जाने के कारण, इसके कंपेयर में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन होता है. दैट्स वाई एयर के प्रेजेंस में जो कार्बन है कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता. इसका कुछ पार्ट है वो रेसिडुअल कार्बन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और वही रेसिडुअल कार्बन क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लैकनेस, या जिसको अपन बोल रहे हैं सूटी फ्लेम. तो यहाँ पे हमने देखा पहला
केमिकल रिएक्शन था आपका कार्बनिक कंपाउंड का हमने देखा जिसमें कंबशन। नाउ कार्बन के और भी कंपाउंड हमने पढ़े हैं जैसे कि अल्कोहल है या एसिड है या और भी इसी तरह के कंपाउंड हो जाते हैं, तो वो एक तरह का रिएक्शन शो करते हैं, यहाँ पर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आपका हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यूजुअली हम देखते हैं अल्कोहल्स में, अल्कोहल में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि बहुत तेज या हाई कैटेगरी वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जितने कार्बन का आपका अल्कोहल है उतने ही कार्बन का आपको यहाँ पर एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो बात करें तो टू टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन यहाँ यूज करते हैं, या तो आप यूज करेंगे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, या फिर आप यूज करेंगे एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7। तो ये टू टाइप के क्या हो जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है और उसके लिए आपको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनमें से कोई भी एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके, और जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि एथेनॉल CH3CH2OH अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें एथेनोइक एसिड में। लेकिन अगेन यहाँ पर क्या जरूरी है, किसी न किसी टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों एक साथ नहीं लेने हैं, दोनों में से कोई एक लेना है, या तो ऊपर वाला एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कोई एक ही यूज करना है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ इसके अलावा कुछ और रिएक्शन हो जाते हैं जैसे कि एडिशन रिएक्शन और एक हो जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ऑलरेडी आप जानते हैं, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। लेकिन कार्बनिक कंपाउंड के केस में ये कैसे होते हैं तो हम आगे देखते हैं। नाउ थर्ड टाइप का रिएक्शन आपका हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड में हम देख रहे हैं एडिशन रिएक्शन। तो नॉर्मली ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन कार्बन कंपाउंड में आपको देखने को मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में मिल जाता है। तो वो ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है इस रिएक्शन में है, और उस बॉन्ड के टूटने के कारण जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो पहले चला गया था वही हाइड्रोजन वापस इसमें हम ऐड कर देते हैं। दैट्स वाई इसको हम क्या बोल देते हैं, ऐड हो रहा है तो एडिशन रिएक्शन। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, रिएक्शन को एनहांस करने के लिए या जल्दी परफॉर्म कराने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैटलिस्ट की। और वो कैटलिस्ट का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, यहाँ पर पैलेडियम या फिर निकल, ये मेटल होते हैं। तो पैलेडियम या निकल के प्रेजेंस में आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और अपने बॉन्ड को ब्रेक करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो यही रिएक्शन आपकी यहाँ पर हो जाती है एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली ये रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होती है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल, यानी कि वेजिटेबल से जो भी ऑयल्स मिलते हैं उनका हाइड्रोजनेशन किया जाता है किसके प्रेजेंस में, निकल या पैलेडियम के प्रेजेंस में, और उनको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको अपन वनस्पति तेल भी कह देते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल से लेकर के उसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है और उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। नाउ इसी टाइप के रिएक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन देखें एडिशन रिएक्शन में, तो यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहे हैं और बाकी चारों तरफ आपके एल्काइल ग्रुप हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है और रिएक्शन के बाद यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाता है और दोनों एक एक वैलेंसीज पे आपके H2 यानी कि हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जो कि एक तरह की कैटलिस्ट के कारण हो जाती है जिसे हम बोल रहे हैं पैलेडियम और निकल के कारण हो जाता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। नाउ इसके अलावा एक फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली हो जाता है जैसे कि कुछ हाइड्रोकार्बन को आप हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट हो जाते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो होता ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहली रिएक्शन हमने जो लिखा है मीथेन की हमने रिएक्शन यहाँ पर कराई है क्लोरीन गैस के साथ, और नॉर्मली इस रिएक्शन के लिए आपको सनलाइट रिक्वायर्ड होता है क्योंकि जो रिएक्शन के लिए
रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कहाँ से आ जाती है, सनलाइट से। तो हम देखते हैं एल्काइल क्लोराइड, यानी कि एल्काइल क्लोराइड बन जा रहा है और HCl एज अ सब्स्टिट्यूट आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4 और कार्बन 1। तो 4 में से कोई भी एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देता है, यहाँ पर क्लोरीन। तो इस कारण से ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अपनी जगह से हटा रहा है और उसकी जगह ले ले रहा है और हाइड्रोजन को यहाँ पर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे रहा है। तो इस कारण ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसकी जगह अपने आप को ले आता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे बहुत सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कार्बन की कंपाउंड में होती हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ आगे हमें ये देखना है कि कार्बन के कुछ कंपाउंड हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि अल्कोहल होता है और एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं हम। तो उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपके बुक में गिवन है, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। तो पहले हम देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके थोड़ा सा प्रिपरेशन कैसे हो सकते हैं, या फिर नॉर्मली इनकी कुछ क्वालिटीज़ के अपन कंपेयर करेंगे कि अल्कोहल और एथेनोइक एसिड में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में आपको 2 कंपाउंड गिवन है, आपके 2 कंपाउंड, दैट इज फर्स्ट है आपका इथेनॉल और दूसरा हो जाता है इथेनोइक एसिड। तो पहले हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इथेनॉल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है फंक्शनल ग्रुप OH, तो हाइड्रोकार्बन में आपको कहीं भी आपको फंक्शनल ग्रुप OH जहाँ लग जाए तो वो उस तरह का अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे एथेन, यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के साथ अगर OH ग्रुप है तो वो आपका हो जाता है एथेनॉल। सो एथेनॉल के पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कैसा हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले क्या है, वो लिक्विड है। इसके बात करें तो कलरलेस हो जाता है। स्मेल की बात करें तो थोड़ी सी पंजेंट या प्लीजेंट स्मेल हो जाती है। और बर्निंग टेस्ट में कैसा हो जाता है, आपको हल्की सी जलन महसूस होगी। सो इथेनॉल इज अ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर एंड इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बहुत लो हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको बुक में टेबल में गिवन है इसका आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एज अल्कोहल एंड इट इज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स जिसको हम बोलते हैं लिकर, तो लिकर के मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट में आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में बहुत अच्छा सॉल्युबल भी है और ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर को हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ऐसे बहुत सी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके सिरप्स होते हैं, कफ सिरप, फिर टिंचर आयोडीन सोल्यूशन या फिर एनी अदर टॉनिक्स, तो उनको बनाने के लिए एज अ सॉल्वेंट आपका क्या यूज़ किया जाता है, अल्कोहल या इथेनॉल को यूज़ किया जाता है। एथेनॉल जैसा कि मैंने बताया सॉल्युबल इन वाटर है इन ऑल द प्रोपोर्शन। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉज द ड्रंकनेस, यानी कि एथेनॉल को अपन डाइल्यूशन में लेंगे स्लाइट अमाउंट में भी तो वो ड्रंकनेस यानी कि आपको थोड़ा सा नशा टाइप का आपको आ जाता है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम, यानी कि सोसाइटी में आपका ये बैंड है फिर भी लोग इसको कंज्यूम करते हैं। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का एक कंसंट्रेशन होता है जो कि परमिसेबल होता है गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी कि मोर देन 95% सैचुरेटेड जो अल्कोहल होता है उसका या इथेनॉल है उसको आप अगर कंज्यूम करते हैं बहुत राइट अमाउंट में तो वो कैसा हो सकता है, लीथल, यानी कि उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। देन ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजक्शन ऑफ द अल्कोहल लीड टू समटाइम्स ऑफ द हेल्थ हैजार्ड, जैसे कि लिवर प्रॉब्लम, लिवर सिरोसिस हो जाता है, आपका किडनी फेल्योर वगैरह भी हो सकता है। तो ये तो हमने देखे अल्कोहल के कुछ यूजेस और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ इसके अलावा इट इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड विद अ लो बॉइलिंग पॉइंट, जो है कि बहुत कम हो जाता है। वाटर का हमने पता है 373 केल्विन होता है, तो इसका वाटर से कम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, लगभग 60 डिग्री के आसपास हो जाता है। फिर न्यूट्रल कंपाउंड, तो नेचर की बात करें तो अल्कोहल या इथेनॉल आपका कैसा हो जाता है, न्यूट्रल, यानी कि ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक, ये वाटर की तरह एक तरह न्यूट्रल कंपाउंड हो जाता है। तो ये हमने देखी इथेनॉल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हमने कहा लिक्विड होता है, कलरलेस है, प्लेजेंट स्मेल है, बर्निंग टेस्ट है,
उसके अलावा हमने बोला सॉल्युबल इन वाटर है, या तो बेवरेजेस इंडस्ट्री में लिकर बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा सॉल्वेंट है, तो इसका सिरप बनाने में टिंचर आयोडीन सोल्यूशन या कॉफ सिरप बनाने में एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है। फिर वोलेटाइल है, यानी कि इवापोरेट हो जाता है, जैसे कि लाइक पेट्रोल जैसे, विथ लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन। इसके अलावा हम बोल रहे हैं इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। नाउ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो आपके बुक में गिवन है, वैसे तो बहुत सारी हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आपके इस चैप्टर में अभी सिलेबस में 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन गिवन है। पहला हो जाता है आपका रिडक्शन विद द सोडियम। तो इथेनॉल को अगर आप सोडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन, तो यहाँ पर होता ये है कि हाइड्रोजन आपकी एज अ रिजल्ट निकलती है, जो कि बर्न करने पर पॉप होते हुए बर्न होती है, यानी कि एक तरह के एक्सप्लोसिव बर्निंग प्रोसेस हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन एक तरह के टेस्ट की तरह यूज किया जाता है कि अगर जो रिएक्शन अपन करा रहे हैं वो इथेनॉल से हो रही है, तो डेफिनेटली आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जो पॉप के साउंड के साथ आपकी बर्न होगी। तो यहाँ पर रिएक्शन देखें आप, इथेनॉल और सोडियम की, रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपका सोडियम इथेक्साइड हो जाता है और सम अमाउंट में आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि बर्न करने पर माइल्ड एक्सप्लोसिव कह लीजिए या पॉप के साउंड के साथ आपकी बर्न हो जाती है। फिर बात करें सेकेंड केमिकल रिएक्शन हो जाती है आपकी अल्कोहल या इथेनॉल की, जिसमें हम कह रहे हैं डिहाइड्रेशन। डी यानी कि रिमूव होना और हाइड्रेशन यानी कि वाटर, यानी कि वाटर को हमको एथेनॉल से रिमूव करना है, जो कि ऑलरेडी अल्टीमेटली हमको क्या यूज करना पड़ता है यहाँ पर, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। तो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है किसका, अल्कोहल का, और रिजल्टेंट हमको मिल जाता है यहाँ पर एल्कीन, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अल्कोहल अपन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एथाइन आपको मिल जा रहा है और रिजल्टेंट में वाटर, यानी डिहाइड्रेशन यानी वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो ये 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन आपके बुक में गिवन है, एक हो जाता है रिडक्शन विद सोडियम और दूसरा हो जाता है डिहाइड्रेशन बाय कंसंट्रेटेड और हॉट H2SO4, यानी कि गर्म लेना पड़ेगा और हाईली कंसंट्रेटेड लेना पड़ेगा आपको H2O4, तभी जाकर के क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस, जिसके रिजल्ट में आपको एल्कीन कंपाउंड मिलेगा और सम अमाउंट में H2O एज अ बाय प्रोडक्ट। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपके चैप्टर में गिवन है वो हो जाता है इथेनोइक एसिड। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड इंपॉर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड जो आपका गिवन है एथेनोइक एसिड, जिसको आप कॉमनली एसिडिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एसिडिक एसिड का आपका लगभग 5 से 8% आपका एक सॉल्यूशन हो जाता है। इसी सॉल्यूशन को आप क्या बोल देते हैं, विनेगर, यानी सिरका या विनेगर, जो कि एक तरह से एसिडिक एसिड का ही सॉल्यूशन है, जिसमें कितना होता है लगभग 5 से 8% आपका एसिडिक एसिड होता है, जिसका यूज एज अ प्रिजर्वेटिव यानी कि खाने की चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, जैसे कि लाइक विनेगर का यूज कहाँ हो जाता है आपका पिकल यानी कि अचार बनाने में फॉरेन कंट्रीज में। नाउ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यूजुअली ये आपका कैसा होता है, कलरलेस है, लिक्विड है, हैविंग सावर टेस्ट एंड हैव अ स्मेल ऑफ विनेगर। तो जैसा पहले भी बताया मैंने, इसी से आप विनेगर बनाते हैं तो उसकी स्मेल भी विनेगर जैसी हो जाती है, सावर टेस्ट होता है, कलरलेस है और लिक्विड है। इसके अलावा बात करें बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, लगभग 290 केल्विन। तो होता यह है कि जब फ्रीजिंग कंडीशन आ जाती है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब बहुत लो टेम्परेचर होता है, तो व्हेन प्योर एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड इज फ्रीज्ड इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड एज अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। होता यह है कि बहुत लो टेम्परेचर पे आपका प्योर एसिडिक एसिड जम करके बर्फ जैसे क्रिस्टल टाइप का हो जाता है, लेकिन वो क्रिस्टल क्लियर होते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ये थी आपके एसिडिक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ इसकी हम देखते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 टाइप के आपके केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एथेनोइक एसिड से। पहला हो जाता है आपका एस्टरिफिकेशन। अब इसको रिएक्शन को ऐसा नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस रिएक्शन के आफ्टर यानी रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, एस्टर।
इसलिए रिएक्शन का नाम हो जाता है आपका एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? यूजुअली रिएक्शन बिटवीन एथेनोइक एसिड और प्योर एथेनॉल, यानी कि एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड और एथेनॉल के बीच में एक रिएक्शन हो जाती है जो कि माइल्ड एसिड के प्रेजेंस में होती है, और इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो हो जाता है आपका एस्टर। और एस्टर एक तरह का आपका स्वीट स्मेलिंग यानी कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो इसका उपयोग आपके फ्रेग्रेंसेस, सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस या फिर फ्लेवरिंग बनाने में किया जाता है, किसका? एस्टर का। फिर आगे हम देखते हैं कि इसी एस्टर का अगर अपन एल्काली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं तो अल्टीमेटली हमको मिल जाता है उसका सोडियम सॉल्ट, और वापस जो अल्कोहल हमने उसमें यूज किया था वो आपको फिर से वापस मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? सोपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यही रिएक्शन कहाँ होती है? जब सोप बनाया जाता है। तो सोप बनाते टाइम क्या होता है? लॉन्ग चेन वाले यानी कि लंबी चेन वाले आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया जाता है, किसके साथ? या तो NaOH के साथ या फिर KOH के साथ, और उससे आपकी सोप वाला कंपाउंड बन जाता है। तो एक्चुअली जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जो आगे अपन अभी टॉपिक आ रहा है उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टर की एल्काली यानी कि NaOH से रिएक्शन कराने पर जो क्या बन जाता है आपका जो अल्कोहल और साथ में सोडियम सॉल्ट, सोडियम एसिटेट, और ये रिएक्शन आपकी हो जाती है कॉल्ड एज अ सोपोनिफिकेशन। फिर दूसरा रिएक्शन हो जाता है आपका रिएक्शन विथ बेस। तो जैसे हमने देखा था मिनरल एसिड आपके जैसे सोडियम HCl हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो वैसे ही आपका एथेनोइक एसिड भी एल्काली या फिर बेस NaOH से रिएक्ट करता है, और उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट यहाँ पर आपका बन रहा है सोडियम एसिटेट, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जैसे आपको पता है H2O निकल जाता है। तो ये भी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बट चूंकि आपका एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड क्या हो जाता है? वीक एसिड है, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है। नाउ रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो नॉर्मल एसिड की तरह जैसे अपन ने मिनरल एसिड में पढ़ा था कि HCl या फिर आपके H2SO4 आपके सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो उसके सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर एथेनोइक एसिड के केस में भी सेम रिएक्शन हो रही है। सोडियम कार्बोनेट से आप रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम एसिटेट बन जाएगा, वाटर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी। और ऐसे ही अगेन इथेनॉइक एसिड का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो भी सोडियम एसिटेट और साथ में वाटर और CO2 आपका सम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो ये हमने अभी देखी थी केमिकल रिएक्शन की जो नॉर्मली एथेनोइक एसिड आपका परफॉर्म कर रहा है, जो आपके सिलेबस में गिवन है। नाउ इसके बाद आपका एक टॉपिक आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज द सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप और डिटर्जेंट एक तरह से हमने अभी पढ़ा हुआ है कि एथेनोइक एसिड की रिएक्शन के डेरिवेटिव से ही बनता है। तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट सोप एंड डिटर्जेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सोप एंड डिटर्जेंट। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था सोपोनिफिकेशन रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम, क्या बोल रहे हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पीछे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन हो, यानी कि जिसमें मोर देन आपके 15-16 कार्बन होने चाहिए। तो ऐसे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के जब आप रिएक्शन कराते हैं किससे? NaOH या KOH से, तो बदले में जो सॉल्ट मिलता है वो सॉल्ट ही क्या हो जाता है? आपका सोप। तो क्या कह रहे हैं कि सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं C70H35 COO और Na+। सोप आर इफेक्टिव ओनली इन द सॉफ्ट वाटर। तो सोप नॉर्मली आपके सॉफ्ट वाटर में ही काम करते हैं, हार्ड वाटर में आपको इनसे फोम नहीं मिलेगा। नाउ बात करते हैं डिटर्जेंट्स की। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम की जगह कौन से आयन आ जाते हैं? या तो वो आपका अमोनियम आयन होगा या फिर आपका सल्फोनेट आयन हो जाता है आपका, ठीक है। इस तरह के आयन अगर आ जाते हैं तो वो डिटर्जेंट बन जाता है। बाकी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी जगह एज इट इज रहेगा। खाली जो सॉल्ट है, जो आपका मेटल आयन है या किसी भी और टाइप के आयन है, वो रिप्लेस हो जाते हैं
डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो डिटर्जेंट आपके दोनों ही तरह के वाटर में एक्ट करते हैं, आपको फोम प्रोड्यूस करते हैं। नाउ बात करें सोप मॉलिक्यूल की, तो सोप मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एक तरह का आप देख सकते हैं आयनिक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर आयन मौजूद है आपका। तो आयनिक एंड जो होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाता है, यानी कि वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है या अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। लेकिन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है वो आपकी हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाती है, यानी वो वाटर को अपने से दूर हटाती है, यानी कि रिपेल करती है। तो इस तरह से जैसे अपन बना सकें तो आपका एक उसका हाइड्रोफिलिक एंड हो जाता है, जिसको अपन नॉर्मली हेड भी बोल सकते हैं, और लंबी कार्बनिक चेन के कारण उसका क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक एंड हो जाता है, जो कि टेल। तो ये वाला एंड आपको वाटर की अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला एंड जो है आपको वाटर को रिपेल करेगा, दूर हटाएगा, इसलिए बोल रहे हैं हाइड्रोफोबिक, और वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए बोल रहे हैं हाइड्रोफिलिक। तो इस तरह से आपका सोप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। नाउ आगे हम देखने वाले हैं कि सोप जो एक्शन है या सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे काम करता है। तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। नाउ क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप में क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कहा था सोप के दो एंड हो जाते हैं। एक एंड वो होता है जहाँ पर सोडियम प्रेजेंट होता है, वो आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, यानी कि ये वाटर से आसानी से जुड़ जाता है। और दूसरा एंड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, यानी कि वो एंड जो है वाटर को रिपेल करता है, लेकिन दूसरे अदर कंपाउंड जैसे ऑयली कंपाउंड जो नॉर्मली आपके कपड़ों में डर्ट होता है, जो गंदगी होती है, वो मेनली ऑयली कंपाउंड होता है, तो उससे बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैचेस इटसेल्फ विद इट। तो आपका सोप का जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो आपके डर्ट से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे सोप के मॉलिक्यूल हैं जो कि ऑयल या डर्ट के मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है अपने हाइड्रोफोबिक एंड से। नाउ आयनिक पार्ट यानी कि सोडियम वाला एंड जो है आपका सराउंडेड विद वाटर, यानी वाटर के मॉलिक्यूल से घिर जाता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। तो ये आप देख सकते हैं एक तरह का रेडियल आपका पूरा ये कंपाउंड बन गया है। इस कंपाउंड को अपन बोल देते हैं माइसेल। तो ये माइसेल ही आपके जो कपड़ों को क्लीन करने में हेल्प करता है। तो ये कपड़ों से ये माइसेल डर्ट को खींच के ले जाता है और आपके कपड़े जो है क्लीन हो जाते हैं। सोप माइसेल हेल्प टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लोथ गेट क्लीन। फिर बात करें जैसे कि नॉर्मली जो हार्ड वाटर होता है, हमने कहा हार्ड वाटर में सोप आपका फंक्शन नहीं करता, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है कि द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद द सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड एज अ स्कम। यानी कि हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट हैं वो सोप से रिएक्ट कर देते हैं और इनसॉल्युबल कंपाउंड स्कम बना देते हैं। दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लीनिंग द एक्शन, यानी क्लीनिंग एक्शन में ये जो स्कम है वो हिंडर करता है, डिफिकल्टी क्रिएट करता है। बाय फिर हमने कहा था कि डिटर्जेंट से आप जो है हार्ड वाटर को में भी क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म विद हार्ड वाटर एंड क्लोथ गेट क्लीन इफेक्टिवली। तो अगर हार्ड वाटर से आप क्लीनिंग प्रोसेस करना चाहते हैं तो उस केस में आपको डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा, और सॉफ्ट वाटर के केस में आप सोप यूज कर सकते हैं। डिटर्जेंट जो है सॉफ्ट और हार्ड दोनों में काम करता है, लेकिन सोप जो है आपका केवल सॉफ्ट वाटर में काम करता है, जिसके पीछे के हमने दोनों रीजन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए। नाउ इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट आपके टेबल में बुक में आपको टेबल के फॉर्म में गिवन है। पेज नंबर आपके ये है 75 पे एक आपका बड़ा सा ब्लॉक गिवन है जिसमें आपको और डिटेल में ये रिएक्शन समझाई गई है, तो एक बार उसको पढ़ लें। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आपको यहाँ पर आज इस वीडियो पार्ट में आपके फिनिश होते हैं, जो आपका सिलेबस में मौजूद है और जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ आगे हम देखेंगे आगे के चैप्टर जो है, जैसे कि आपका आ जाता है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है चैप्टर नंबर 4। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पहले थॉरली पूरे चैप्टर को रीड करें। रीड करने के बाद आप 2 to 3 टाइम्स इन वीडियोस को देखें और उसके बाद फिर आपके जो एक्सरसाइज है और नोट्स हैं उनको रिफर करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो इन चैनल एंड स्टडी वेल।